मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग गुरुवार को 6वें दिन में प्रवेश कर गई है। दोनों तरफ से हो रहे लगातार हमलों से यह तय हो गया है कि मिडिल ईस्ट में जारी यह संकट अभी कुछ दिनों तक चलेगा। हालात सुधरने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। जिन देशों के नागरिकों को संकट का सामना करना पड़ रहा है उसमें अरब के कई मुस्लिम देश शामिल हैं। ईरान अलग अलग देशों में स्थित अमेरिकी दूतावासों और सैन्य अड्डों निशाना बना रहा है। लगातार हो रहे हमलों और जवाबी हमलों के बीच अब तक सैकड़ों लोगों की जानें चली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अब तक जान गंवाने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई है। वहीं लेबनान में करीब 60, इजराइल में लगभग 1 दर्जन लोगों की जान गई है। इस संघर्ष में अब तक अमेरिका के 6 सैनिकों के भी मारे जाने हैं। इजराइल ने बुधवार को ईरान पर नए सिरे से हवाई हमले किए। लेबनान में हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाया गया है। तो हिंद महासागर इस वक्त दहला हुआ नजर आ रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, ये संकेत मिल रहे हैं कि अभी तो शांत होने वाला नहीं है। तो महायुद्ध का ये एटमी चैप्टर सामने आया है। तो लगातार ईरान, इजरायल, अमेरिका जिस तरीके से हमले कर रहे हैं एक दूसरे पर, उसको लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ईरान भी क्योंकि बौखलाया हुआ है। ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खोया और उसके बाद अब ईरान ने बदला लेने की बात कही और उस बदले के लिए ईरान जिस तरीके से जहां भी अमेरिकी दूतावास है उनको निशाना बनाया जा रहा है, हवाई अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है और उससे स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ मल्लिका पांडे, विदेश मामलों की जानकार है, वो जुड़ गई हैं। मल्लिका जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी आप ही के साथ, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तनावपूर्ण स्थिति है, क्या लग रहा है अभी ये कितने दिन और एक्सटेंड होने वाली है? क्योंकि संकेत सही नहीं मिल रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, ये स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण बन रही है। क्रूड प्राइसेस फ्लैटन हो रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने कल अपनी नेवी को ऑथराइज किया कि हॉर्मुज पे अगर कोई भी शिप क्रॉस करना चाहती है तो उसको एस्कॉर्ट किया जाएगा। मतलब ये जो ईरान की परसों शाम की धमकी थी कि हम हॉर्मुज का पूरा चैनल बंद कर देंगे और नॉट वन ड्रॉप ऑफ ऑयल वहां से पास होगा, इसको भी कल काउंटर कर दिया है। इसी वजह से क्रूड प्राइसेस अभी फ्लैटन हो गए। काफी हैवी बम्बार्डमेंट कल हुई है ईरान के ऊपर, जैसा कि आईडीएफ की रिपोर्ट्स बता रही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की भी रिपोर्ट्स बता रही हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं और उसी प्लान तरीके से वो फ्लैटन करते चले जाते हैं। कल रात की इनपुट ये भी है कि अब वहां की इंटरनल सिक्योरिटी इंफ्रा को भी डैमेज करना शुरू किया है यूएसए और आईडीएफ ने। दैट इज तेहरान के इंटरनल सिक्योरिटी। अभी तक वो मिलिट्री टारगेट्स हिट कर रहे थे, एनर्जी हिट कर रहे थे, मिसाइल स्टेशंस एंड लॉन्च पैड्स, एडी और कम्युनिकेशन हिट कर रहे थे, टीवी टावर्स, टीवी बिल्डिंग को हिट किया। कल उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब उनकी जो पैरामिलिट्री, उनकी जो पुलिस फोर्सेस, उनके जो आर्मामेंट स्टोर्स होंगे, उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो लिंक्स होंगे, तो अब ये उस लेवल पे चले गए हैं कि इनको जैसा कि हेक्सेट ने कल बोला था कि एब्सोल्यूट एयर डोमिनेंस हो गया है। वी कैन फ्लाई व्हेनेवर वी वांट ओवर तेहरान एंड डू व्हाटएवर, कीप वाचिंग देम विदाउट एनी रेसिस्टेंस। मतलब एयर डिफेंस खत्म हो चुकी है। तो अब जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि अब ये सैनिटाइज करना चाह रहे हैं ईरान को, ताकि इनको वहां पे अगर कुछ पैराट्रूपिंग करनी है, कुछ फुट ऑन ग्राउंड सोल्जर्स ऑन ग्राउंड भेजने हैं या कुछ मेजर लोड्स को लैंड कराना है तेहरान में, तो जो लोकल पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस का भी जो रेसिस्टेंस होगा, कल रात से उनको वो फ्लैटन कर रहे हैं। तो ये अब धीरे धीरे क्लोजर की तरफ बढ़ेगा। ईरान की जिद खत्म नहीं हो रही, उनके दावे खत्म नहीं हो रहे, लेकिन जो पीक था इस अटैक का वो ईरान की तरफ से दिख रहा नहीं है। अमेरिका की तरफ से वो फर्दर उसको एस्केलेट कर रहे हैं। B2 के बाद अब इंफॉर्मेशन है, ओपन इंफॉर्मेशन है सबके पास कि B-52 उसको यूज किया है, जो कहीं ज्यादा पेलोड्स, कहीं हेवियर बॉम्ब्स को कैरी करते हैं। तो अपेरेंटली जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो मिसाइल हो, न्यूक के हो या कोई भी और स्टोरेज फैसिलिटी या रिक्रिएट करने वाला होगा, उसको भी इन्होंने फ्लैटन किया है, अंडरग्राउंड टारगेट्स को ऑल ओवर द माउंटेन रेंजेस अराउंड तेहरान।
तो मुझे लगता है कि ये जैसा कि ट्रम्प साहब कह रहे थे कि 5-6 हफ्ते, लेकिन कल पीट हेगसेथ सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने बोला है कि वी आर अहेड ऑफ द प्लान। मतलब इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था रेसिस्टेंस, उतना रेसिस्टेंस नहीं आया, तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो कि डायनामिक होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहते हैं टाइमलाइंस में, ये उसके आगे जा रहे हैं। जो टारगेट फ्लैटनिंग है, जो ओवरऑल डोमिनेंस है, उसमें ये अपने प्लान से आगे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि एटलीस्ट एक फायर या एक छोटा सा ब्रेक तो हम विद इन अ वीक देख लें। जी बिल्कुल। और देखिए, ये कहा भी है अमेरिकी राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ने, कि ये जो युद्ध है वो तय समय से आगे चल रहा है। आप सारी मलिका जी, जिस तरीके से, क्योंकि अब हम हिंद महासागर में भी हलचल बढ़ती हुई आ रही है, ऐसे में आगे क्या हो सकता है? क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि जब तक हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते नहीं रुकेंगे, और अमेरिकी में भी वो प्रस्ताव खारिज हो गया है जिसमें ये हो रहा था कि हाँ, थोड़ी सी शांति बांटी जा सकती है, लेकिन उससे भी नामंजूरी मिली है। तो ऐसे में अमेरिका अब रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। क्या आगे हो सकता है? नमस्कार उन्नति जी, पहले तो हमें एक चीज डिकोड अगर मैं करूं तो वो ये है, जो यूएस है उसके मिड टर्म इलेक्शंस ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। नवंबर 2026 में उनका फाइनल मिड टर्म इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। इजराइल में भी आप देखिए इसी साल इलेक्शंस हैं। तो उन्नति जी, एक बहुत ही वल्नरेबल टाइम है ये दोनों कंट्रीज के लिए। और जिस हिसाब से ये वॉर चल रही है, डेफिनेटली जैसे सर ने बोला कि ये ड्रैग शायद ना हो, बट देखिए वॉर के समय में, और सर ज्यादा अच्छे से एनालिसिस बता पाएंगे, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है, जहां पर वेस्टर्न मीडिया दिखा रही है कि ईरान काफी ज्यादा पीछे है, और ईरान की मीडिया दिखा रही है कि हमारे पास तो मिसाइल सिटीज हैं जिसमें हम 2 सालों तक अपनी वॉर लड़ सकते हैं। देखिए ईरान का अगर हम जवाबी हमला देखें तो कल ईरान ने फुजेरा जो पोर्ट है, जो यूएई में फुजेरा पोर्ट है, जो ऑल्टरनेटिव था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, उसमें भी पीसीआर मलिका पांडे जी की थोड़ी सी वॉल्यूम रेज कीजिए जरा। जी बोलिए। जी, जैसे हमने देखा कि कल जो फुजेरा पोर्ट था, यूएई में जो फुजेरा पोर्ट है, जिसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ऑल्टरनेटिव मानते हैं, कल ईरान ने उसमें भी अटैक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जैसा सर बोल रहे हैं कि अटैक जो है वो काफी, ईरान की जो मिलिट्री है वो डेफिनेटली वीकर है इजराइल और यूएस से, बट ईरान भी कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रेशर बनाना चाह रहा है यूएस की, आपके हम जो गल्फ स्टेट्स हैं उसमें अटैक कर रहे हैं, उनके ऑयल रिफाइनरी में अटैक कर रहे हैं। कल उन्होंने कुड्स के उसमें अटैक कर दिया। तो काफी उसमें आप देखिए स्ट्रेटेजिक में, जैसे मैंने आपको बताया फुजेरा में भी उन्होंने अटैक कर दिया है, जहां से हम लोग ऑल्टरनेटिव मान रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर चोक पॉइंट हो चुका है तो स्ट्रेट ऑफ मतलब फुजेरा पोर्ट से हम लोग तेल का आयात निर्यात कराएंगे। बट देखिए दोनों तरफ से उन्नति जी इक्वल मुझे लगता है अभी प्रभाव पड़ रहा है। चाहे यूएस बार बार क्लेम कर रहा है कि उसने लॉन्च पैड्स, मिसाइल के लॉन्च पैड्स मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, बट उसके बाद जो चाहे ड्रोन्स हैं वो हजारों की मात्रा में है, जो इतने नीचे चलते चाहे ड्रोन्स हैं वो बिल्कुल जमीन के इतना पास चलते हैं कि उसको इंटरसेप्ट कर नहीं पाता है। तो वो शाही ड्रोन उसकी बहुत बड़ी हीरो निकल के आ रहा है पूरी इस वॉर में। आप देखें तो कहीं ना कहीं ईरान की टॉप लीडरशिप जो हमें उन्नति जी लग रही थी कि वाइप आउट हो चुकी है, तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आई हैव अ डिफरेंट एनालिसिस कि वो मुंह तोड़ जवाब तो कहीं ना कहीं दे रहे हैं, वो कितने टाइम तक लास्ट करेगा ये देखने वाली स्थिति है। बिल्कुल। और इसीलिए देखिए समझा जा रहा है, क्योंकि ईरान इस वक्त घायल है और वो घातक वाली जो स्थिति होती है वो दिखा भी रहा है, जिस तरीके से 15 मुल्कों को वो अपनी जद में ले रहा है इस बदले की आग में। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, क्योंकि तस्वीरें जो आ रही हैं वो विध्वंसक होती हुई अब नजर आ रही है। इजराइल भी नहीं रुक रहा है। इजराइल ने जिस तरीके से तेहरान पर विस्फोटक हमला किया है उसके वजह से दहल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कैजुअलिटी हो रही है, जहां स्कूलों पर बम गिराए जा रहे हैं, तो युद्ध की वो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इसमें शुरू से ही टूटे हुए नजर आए जैसे ये कार्रवाई शुरू हुई। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं उन्नति, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं जिसको ये दोनों टीम्स, दोनों वॉरिंग फैक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं जी। और पिछले कुछ वर्षों से इंटरनेशनल लॉज का कोई रेस्पेक्ट नहीं रह गया किन्हीं स्टेट्स पे, खास करके वो स्टेट्स हु हैव गॉन टू वॉर। तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आई डोंट वांट टू ओवरस्टेप योर टीम, लेकिन आप किन्हीं कारणों से शायद डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। इंडियन ओशन में कल जो टॉर्पीडो से एक ईरान के अनआर्म्ड फ्रिगेट को उड़ा दिया गया है,
तो शायद आप उसको बाद में कवर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। बट ये ग्रॉसली इलीगल, इट्स अ क्राइम, इट्स अ वॉर क्राइम कि आप एक अनआर्म्ड फ्रिगेट विद 187 सेलर्स को विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी रीजन इंटरनेशनल वाटर्स में सबमरीन से उड़ा दें। और ईरान ने भी इस पे अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया। ईरान घायल था। अब वो मेरे एनालिसिस के हिसाब से, सॉरी, वो मरणासन है मिलिटरली, क्योंकि हम काफी वक्त देख चुके। शुरू में लगता कि उनका एक तरीका होगा कि शायद इनके सारे फायर पावर को कंज्यूम, जो मित्र राष्ट्र हैं अमेरिका के, जहां उनके बेसेस हैं, तो ड्रोन्स हजारों हैं उनके पास, मलिका सही कह रही है। उसका लगता है कि एंडलेस सप्लाई है, लोकल लेवल पे बनाते हैं, उसको डिमोलिश नहीं करते, क्योंकि वो कहीं से भी लॉन्च हो जाते हैं, खेतों से, रोड से, किसी भी अंडरग्राउंड। जैसा कि अगर आपने देखा बेरूत में जो बॉम्बिंग करी है इसराइल ने, जी, वो बेरूत की जो रिटेलिएटरी ग्राउंड फायर थी, उन्नति, इट वाज सो सरप्राइजिंग। ये लोग अपना एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, सिंपैथी जनरेट करने के लिए, बेरूत के उस एरिया में जहां इसराइल जा रहा था, उसमें काउंटर फायर उस डेंसली पॉपुलेटेड सिविल एरिया के हर तरफ से आ रही थी। और अगर इसराइल मारेगा तो ये बोलेंगे कि देखो सिविलियंस को मार रहे हैं, देखो स्कूल को मार रहे हैं। अगर तुम फ्री स्कूल से कर रहे हो, हॉस्पिटल से कर रहे हो, डेंस सिविलियन एरिया में जगह जगह चूहों के बिल की तरह से वहां से फायरिंग हो रही है, तो इसराइल की टारगेट्स वही होंगी। जी। अगर आप डेलिबरेटली ऐसी, तो सेम चीज ईरान में भी। तो मुझे लगता है कि वो अभी उनकी हालत बहुत गंभीर है, रीइंफोर्समेंट्स नहीं आ रही हैं। चाइना और रशिया हैव मेंटेन्ड अ वेरी स्टॉइक साइलेंस फॉर द लास्ट 2-3 डेज। एकदम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और शायद उन्होंने एक डेलिबरेट डिसीजन लिया है, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनको भी पता है कि खमैनी के जो ग्लोबल प्लान्स थे, और उसके बाद कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज रिगार्डिंग एजेंडा इंतिफादा, वो किन्हीं वजहों से अब चुप हो गए हैं। ऐसा नहीं कि वो अचानक वो ईरान को भूल गए। चाइना और रशिया क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे, बट शुरू में उन्होंने कुछ बातें करी थी, अब वो एकदम चुप हैं। तो धीरे धीरे ईरान एलिनेट हो रहा है, इससे उनका रीइंफोर्समेंट नहीं आएगा। और उनसे जो एक्सपेक्टेड था कि कहीं ना कहीं वो हायर फायर पावर, कुछ बेटर मिसाइल्स, कुछ लार्जर वॉरहेड्स को यूज करेंगे, यूएस के ओशन में जाके कुछ अटैक्स करेंगे, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक लाइन खींच दीजिए ईरान के सदर्न बॉर्डर से, वहां से करीब जो एयर बेसिस हैं अमेरिका के, उन पे हिट कर रहे हैं स्मॉल स्केल, और उसके बाद कुछ टारगेट्स टेल अवीव या जेरूसलम में यूज कर रहे हैं, बट नॉट विथ एनी मेजर वॉरहेड। अभी भी छोटे ही यूज कर रहे हैं। तो बड़े वाले क्यों रखे हैं? या तो वो बर्बाद हो गए, या वो लॉन्च की स्थिति नहीं है, या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्सोल्युटली कॉम्प्रोमाइज हो गया उन्नति। बिल्कुल, इस एंगल से भी सोचा जा सकता है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से भड़का और उसने बदले की भावना दिखाई थी, यही उम्मीद की जा रही थी कि कुछ भयानक वो कर रहा है। लेकिन मलिका पांडे जी, क्योंकि जिस तरीके से वो सऊदी में आप देख लीजिए, ओमान में देख लीजिए, ऑयल रिफाइनरीज को वो टारगेट कर रहा है, तो क्या ये सोचा समझा लग रहा है, या सिर्फ बौखलाहट उसकी नजर आ रही है? देखिए उन्नति जी, बिल्कुल, आप अरामको जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का रिफाइनरी है सऊदी अरेबिया में जो सिचुएटेड है, उसको परसों हमने देखा कि ईरान ने अटैक किया। तो वो सोचा समझा, बिल्कुल उन्नति जी, वो बिल्कुल सोचा समझा मूव है। क्योंकि देखिए, अगर ईरान सिर्फ इजराइल पे अटैक करता तो इजराइल के पास आयरन डोम है, महंगे इंटरसेप्टर्स है, बट जितनी भी ये गल्फ कंट्रीज हैं उनके पास इतने आधुनिक इंटरसेप्टर्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईरान इन पे अटैक करके, इनके इकोनॉमी पर अटैक करके, देखिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप लगभग 20% हमारा तेल आयात निर्यात होता है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ईरान को पता है अगर हम इन 8 गल्फ स्टेट्स पे प्रेशर डालेंगे तभी अमेरिका समझेगा, इनकी इकोनॉमी पर प्रेशर डालेंगे तभी अमेरिका समझेगा। और उन्नति जी, एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जब आपने सर से सवाल पूछा था, देखिए यूएन यूनेस्को का, कल मैं पढ़ रही थी, तो यूएन यूनेस्को दोनों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है जो ये स्कूल में अटैक हुआ है। बट जैसे सर ने भी बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना अमेरिका को, ना इजराइल को, ना ईरान को। अब वो है ना कि मरता क्या ना करता या डूबता है, कि मैं भी, ईरान को ये पता है कि मैं भी डूब रहा हूं, तो अब मैं तुम सबको साथ में डुबाऊंगा। जो ये वाली स्थिति उन्नति जी आ गई है, बहुत ही डेंजरस स्थिति है, क्योंकि इसमें क्या है कि सिविल पॉपुलेशन हमारी या इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है।
बिल्कुल, इसका क्या इम्पैक्ट ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी आप समझ रहे हैं कि भारत पर पड़ सकता है? क्योंकि भारत तो बार बार अपना स्टैंड यही रख रहा है कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध जैसे हालात उत्पन्न नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि लगातार, क्योंकि हालांकि ये भी भारत स्टैंड क्लियर करता है कि वो टेररिज्म के खिलाफ है, ग्लोबल स्तर पर वो कई बार बोलता है, लेकिन जिस तरीके से ये जंग और ज्यादा तीखी होती हुई नजर आ रही है, यही कहा जा रहा है कि शांति बहाल हो, क्या असर भारत पर? अभी तक का रिस्पांस उन्नति बहुत ही मेजर्ड रहा है, बहुत ही मैच्योर्ड तरीके से इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड रहा है जी। जो कि अप्रिशिएबल है। बहुत बैलेंस्ड तरीके से हमने दो साइड से बात करी है। अभी तक हम वहां पे अपने लोगों को निकाल नहीं पाए हैं क्योंकि जब सारी प्लानिंग हो गई थी परसों, शायद कुछ एयरक्राफ्ट रेडी कर लिए गए थे टू गो टू यूएई और सऊदीया एंड पुल आउट सम इंडियंस फ्रॉम देयर। उसके तुरंत बाद एक छोटा स्ट्राइक फिर से हो गया दुबई पे, तो वो डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन वी ऑलवेज बिलीव इन टेबल टॉक्स इंस्टेड ऑफ वॉर। डिप्लोमेटिक सोल्यूशन का हमेशा भारत ने साथ दिया है और अभी भी दे रहा है। किसी भी तरह से ना हम इसराइल को ना ईरान को वॉर के लिए अप्रिशिएट करेंगे या बोलेंगे कंटिन्यू। वी आर रिक्वेस्टिंग देम कि ये रोको, क्योंकि एनर्जी सप्लाईज, ग्लोबल टर्माइल एज इट इज, यूक्रेन रशिया चल रहा है, तो ये किसी के बेनिफिट में नहीं है। और इंडिया का भी वेरी फर्मली यही स्टैंड है। हमारे एनर्जी नीड्स को कोई इमीडिएट क्राइसिस आ जाएगा हॉर्मुज से, आई डोंट थिंक सो। वी वुड हैव इनफ ऑफ रिजर्व्स। हालांकि बिजनेस रीजन से लोग अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ाते हैं ताकि तेल के प्राइसेस कुछ बढ़ जाए तो कुछ हम कमा लें, कुछ सप्लाईज को होर्डिंग शुरू हो जाती है। एक दो हफ्ते के जब वॉर्स हो जाते हैं ना, तो हर आदमी क्रिटिकल एसेट्स को खरीद कर अपने पास रख लो, जैसा कि हमने पहले देखा है वॉर में। तो वो चीजें थोड़ी बहुत हो सकती थी, लेकिन अब आफ्टर द वी आर इन द फिफ्थ डे उस तरह का कुछ होता नहीं दिख रहा है। हाँ, एक बिजनेस ट्रम्प साहब ने कर लिया। अब उन्होंने शायद ये प्रपोज कर दिया है कि प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री हार्ड एक्ट है उनका, तो भाई अब गोला बारूद बनाने के लिए इमरजेंसी लेवल पे सप्लाई शुरू करने के लिए टू मिडिल ईस्ट, फार जो वेस्टर्न एशिया बोलते हैं टेक्निकली, उनके उनके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए खूब गोला बारूद हाई लेवल पे बनाओ और अमेरिकन ही बनाओ, मेड इन अमेरिका के प्रोडक्ट्स को, मिलिट्री प्रोडक्ट अब वो जल्दी जल्दी भेजें। क्यों नहीं? जी, अमेरिका कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सोच समझकर, अपने फायदे की बात सोचकर ही हमले करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।